1980 से डेवलपमेंट सेक्टर लगा हुआ है कि हम इसमें, जिसको हम शिना में कहते हैं फटोर सुखाना, तो हम लोग 30-40 सालों में शायद फटोर सुखाना नहीं सिखा सके हैं। इसलिए आज देखें कि नेट बल्कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर की तरफ मार्केट्स में जा रही थी, आज आप अपनी लोकल मार्केट में देखेंगे कि आपका तमाम वॉलेट, चाइना का वॉलेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक तो ये है कि जो जियोग्राफिकल फीचर है, मतलब डिजिटल नोमेड्स का एक कॉन्सेप्ट है। आप अपना लैपटॉप लेके कहीं भी जा सकते हैं, तो इट कैन इवन अट्रैक्ट टूरिज्म। जो दुनिया के सर्वर्स हैं उनको रखने के लिए एक आइडियल सिचुएशन है हमारे पास एक जीबी में, जिसको कहते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट है और ख़ुसूसन जो इसका टेम्परेचर है वो उसके ओवरहेड कॉस्ट बढ़े। और आपकी जो सबसे बड़ी पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर है वो यहीं से गुजरती है। अगर देखा जाए तो मतलब वी कैन टर्न इनटू बेंगलोर, और फिर इन द नेक्स्ट स्टेप मे बी अ सिलिकॉन वैली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम NGOs भी कहते हैं। इन NGOs के अंदर काफ़ी अरसे से, अगर हम एक रफ़ आइडिया लें तो गुज़िश्ता 4-5 दहाइयों से मुख्तलिफ़ अफराद गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन 4 दहाइयों में NGOs ने जो काम किया और इनके अंदर बैठे एक्सपर्ट ने जो काम किया, क्या वो ट्रांसलेट भी हुआ या नहीं हुआ, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ वसीम समद, CEO हैं रूपानी फाउंडेशन के, आज हमारे मेहमान हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। शब्बीर भाई, अगर जनरल मैं आपसे ये पूछूं कि लेट सपोज हम फिक्स करते हैं कोई 4 दहाइयों में एक RSP ने भी काम किया, एक HS ने काम किया, एजुकेशन में हुआ, कल्चर में काम हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो क्या 4 दहाइयों का जो निचोड़ इन कामों का हमारे पास सामने क्या आता है, किस तरह आता है? शब्बीर भाई, जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट का जो डिस्कोर्स रहा है पिछले 4 से थोड़े से ज़्यादा भी हो गए हैं, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो ग्राउंड पर आया है। चाहे वो एक्सेस टू एजुकेशन की बात हो, चाहे वो एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से NGOs का डेफिनेटली इस खित्ते के अंदर कंट्रीब्यूशन रही है। बट स्टिल वहाँ बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हम इस इलाके को जो कहते हैं ग्रेजुएट करना है, उसको प्रॉपर्ली हम ग्रेजुएट कर पाए हैं या नहीं पाए हैं, तो इसमें बिल्कुल क्रिटिकली इसको देखने की ज़रूरत है। हाँ, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन तो है। आज हम लोग बहुत सारे मामलात में जब हम बात करते हैं कि कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहाँ एजुकेशन की बिलफर्ज ग्रेजुएशन हुई है, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट्स की मिसालें भी हैं जहाँ पर हम मिसालें देते हैं कि 100% लिटरेसी आई, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जगह ऐसी भी हैं जो इस ओवरऑल डिस्कोर्स से या इस डेवलपमेंट के उससे दूर रही हैं, तो वो भी कुछ सवालिया निशान हैं जो पढ़ते हैं। जी, किसी एक सेक्टर को, जैसा आपने कहा, अगर हम एजुकेशन के ऊपर ही बात करें, हम अगर 4 दहाइयों प्लस में NGOs और जो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे काम कर रहे थे, इनके रोल को माइनस करें, तो आज हम कहाँ होते? जनरल एक तजय, हम नीचे होते कि ऊपर होते एजुकेशन में, क्वालिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन के इस हवाले से? नहीं, इसमें तो डेफिनेटली फ़र्क तो होता, लेकिन कितना फ़र्क होता ये फिर अगेन इस तरह का है कि इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिकली जो एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली जब हम बात करें, इनको माना था जब बात हो रही थी कि जब अंग्रेज़ी का तालीमी निज़ाम आया, तो ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ही थी जिन्होंने इसको फ्रंट से लीड किया। उसके बाद आज भी फिर इवन प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी अगर आप देखते हैं तो मतलब जो थोड़ा सा चेंज के हवाले से या एक स्टेप थोड़ा आगे सोचने के हवाले से उसमें डेफिनेटली रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस इस तरह के हैं पूरे इलाके में
कि एक्सेस टू एजुकेशन में बात करें तो वो डेफिनेटली वो ना सिर्फ ना गवर्नमेंट अकेले कर सकती है, ना ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं। एनजीओज में जनरली वसीम साहब नए नए आइडियाज़ अप्रोचेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं और नई चीज़ें ही लेके आते हैं, अपडेटेड नॉलेज होता है, लेकिन देखा ये गया है कि वो फिर जब गवर्नमेंट की सतह पर उसको ऑन अप नहीं करते हैं। गवर्नमेंट में क्या आप समझते हैं कि वो जो अच्छा काम था, क्या गवर्नमेंट उसको अपना के उसको आगे बढ़ाती है? नहीं, साइलोज में काम हो रहा है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से गलती नहीं है, गलती सिविल सोसाइटी की भी है कि ये मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा गैप या वैक्यूम पाया जाता है, कम्युनिकेशन गैप है कि देख लें कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट सेक्टर का या सिविल सोसाइटी का जो मैं समझता हूँ वो एक डायरेक्शन को मुतय्यन करने का है। अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एजुकेशन की हो या हेल्थ की हो, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। उसको तो ये मतलब उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, और डायरेक्शन तब आएगी जब ये सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठ के बात करेंगे। जब हम बात करते हैं मतलब इवन ADPs की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं, तो हमारे जो NGOs का स्टाइल है वो ये है कि हम ज़्यादातर डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स की तरफ देखते हैं। डोनर ने जो सोचा वहाँ पे उसकी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और उसमें ये होता है कि सेक्टर के अंदर डुप्लीकेशन भी ज़्यादा होती है, और कहीं ऐसा होता है कि दोनों जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। तो इसमें दोनों को काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट को हो या चाहे वो सिविल सोसाइटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डोनर ड्रिवन होते हैं, तो डोनर के फिर अपने कोई टारगेट्स होते हैं। लेट्स सपोज 5 साल में सर्टन लेवल तक का जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, तो उसके बाद एकदम से वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो तवज्जो किसी और तरफ चली जाती है। ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ आप नहीं समझते हैं कि NGOs के अंदर रहा है? डेफिनेटली बहुत बड़ा फ्लॉ है, डेफिनेटली बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ एनी प्रोजेक्ट वो हम लोग मैं ये कहूँगा कि अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उस प्रोजेक्ट को बंद करते हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स इस तरह के हैं जिसके अंदर बहुत सारा काम हुआ है लेकिन टेंजिबली ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। मसलन अगर हम लोग बात करें कि लोकल वैल्यू एडिशन की, एप्रिकॉट की अगर हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 10 लाख या इतने कोई, तो उसका 60% ज़ाया जा रहा है। और जब से मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ, मतलब 1980 से डेवलपमेंट सेक्टर लगा हुआ है कि हम इसमें, जिसको हम शिना में कहते हैं फटोर सुखाना, तो हम लोग 30-40 सालों में शायद फटोर सुखाना नहीं सिखा सके हैं। इसलिए आज देखें कि नेट बल्कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर की तरफ मार्केट्स में जा रही थी, आज आप अपनी लोकल मार्केट में देखेंगे कि आपका तमाम वॉलनट, चाइना का वॉलनट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सो दिस इज़ ऑफ कोर्स एक सोचने का मुकाम है, हम सब सोचने का बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं वैसे, आपने कभी सोचा कि क्या वजह है कि ये आज भी हम वही फटोर सुखाने के पीछे हैं और हमारी फिर वही कि 60% वो ज़ाया ही जा रहा है? वजह क्या है आपके ख्याल में एज अ डेवलपमेंट एक्सपर्ट अगर मैं आपसे पूछूं? सर, हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं, मसलन अगर हम 1949 या 50 के मार्शल प्लान को जो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जनरेट हुआ था या कंटेनमेंट की पॉलिसी से आया था, उन्हीं मॉडल्स को लेके चलेंगे तो फिर तो यही होना है। तो हमें इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, हमें कुछ नई चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत है। मसलन एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है हमारा यूथ का, एक बहुत बड़ा बल्ज है। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो ऑलरेडी हमारी यूथ इतनी, सिर्फ यूथ की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल GB का पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक निकालें तो उसका 24-25% लोग जो है वो गवर्नमेंट की जॉब में हैं। और किसी भी सूबे के लिए या वर्ल्ड वाइड भी आप स्टैटिस्टिक्स देख लें तो ये तो बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट एकोमोडेट ऑल दिस। इनमें फिर हम ये देख सकते हैं कि जो लिटरेट यूथ है, हम उनको कैसे, मतलब गिवन नॉट हैविंग एन इंडस्ट्रियल बेस, हमारे पास कोई इंडस्ट्री
इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, दूसरे सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा खपत नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो हमें सोल्यूशन नज़र आता है, जो मुझे पर्सनली समझ में आती है, तो द फ्यूचर इज़ इन ई कॉमर्स, डिजिटल बिजनेसेस, जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गई। इसके अंदर हम हज़ारों यूथ को इंगेज कर सकते हैं, गिवन कि कुछ इंटरनेट की कंडीशंस ठीक हो जाएं, कुछ हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग कुछ काम करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करें। हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, मसलन स्कूल्स की बिल्डिंग्स हो गई हैं, वो आप शाम को फ्लिप मॉडल पर कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो फ्रीलांसिंग हब्स हों वहाँ पे, जिसको एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल फेंसिंग के ज़रिए। तो आज बेंगलोर क्यों आगे है, बेंगलोर के साथ हम लोग बड़े अच्छे फीचर शेयर करते हैं। एक तो ये है कि जो जियोग्राफिकल फीचर है, मतलब डिजिटल नोमैड्स का एक कॉन्सेप्ट है, आप अपना लैपटॉप लेके कहीं भी जा सकते हैं, तो इट कैन इवन अट्रैक्ट टूरिज़्म। जो दुनिया के सर्वर्स हैं उनको रखने के लिए एक आइडियल सिचुएशन है हमारे पास एक GB में, जिसको कहते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट है और ख़ुसूसन जो इसका टेम्परेचर है वो उसके ओवरहेड कॉस्ट बढ़े, और आपकी जो सबसे बड़ी पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर है वो यहीं से गुजरती है। अगर देखा जाए तो मतलब वी कैन टर्न इनटू बेंगलोर, और फिर इन द नेक्स्ट स्टेप मे बी अ सिलिकॉन वैली, बिकॉज मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपने यूथ के हवाले से कि हमारी यूथ। इस पे भी आते हैं वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट सेक्टर अक्सर आप देखें तो बाज़ एरियाज़ को बिल्कुल निगलेक्ट करता है, बाज़ के ऊपर उसकी फोकस अटेंशन होता है, बाज़ मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो उसके ऊपर भी बड़ा लोग नाराज़ होते हैं। जैसे हमारा दियामर का एरिया है या हमारा अस्तौर का एरिया है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं है डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ से, इसकी क्या वजह है? सच्चा जवाब दूँ या घुमा फिरा के? सच्चा जवाब तो ये है कि इजी गोइंग है शब्बीर भाई, इजी गोइंग है कि हम लोग जब देखते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ ये जल्दी से हो सकता है, क्योंकि हमने भी एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट लेवल पे, आउटकम लेवल पे हमने जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, या कह लें कि वो कुछ मसाइल होते हैं, तो ये मतलब इजी गोइंग एरियाज़ होते हैं। तो उन इजी गोइंग एरियाज़ को मुझ जैसा बंदा या हम जैसे बहुत सारे बंदे वो प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ उसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे मैंने इस डिस्कशन के शुरू में भी कहा था कि यहाँ पे एक रही है कि कुछ जगहों में काम बहुत ज़्यादा हुआ है और कुछ जगहों में बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और इसमें अभी जाने की ज़रूरत भी है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि इंक्रीजिंगली अब दियामर के ऊपर, अस्तूर के ऊपर और फिर कुछ रीजन्स के अंदर बड़ा फोकस भी हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन जा भी रही हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा रिसेप्टिव सा एक माहौल, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है। तो दारिल से, तांगीर से हमारे पास मतलब हर हफ्ते में 10 दिन में पीपल कम टू अस कि हम लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो विच इज़ ऑफ कोर्स इंकरेजिंग कि अब वो सिलसिला, वो नो गो एरियाज़ नहीं बचे हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम NGOs के ऊपर ये भी आता है, अगरचे आप ज़ाहिर है तमाम NGOs की तर्जुमानी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बड़ा इल्ज़ाम ये आता है कि NGOs वाले तो जी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और खुद ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपने लिए यही पैसा लेके आते हैं। किस हद तक सही है ये इल्ज़ाम? नहीं, ये इल्ज़ाम ज़्यादा हद तक सही नहीं है। खैर, अगर आप देखें तो एक सर्टेन परसेंटेज होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की डेफिनेटली उसमें होती है। उसमें भी अभी नेशनल जो लेजिस्लेशंस हैं, देयर इज़ अ सर्टेन परसेंटेज फिक्स कि आपका जो प्रोग्राम कॉस्ट कितना होना चाहिए और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना होना चाहिए। और ये 20% के करीब है मेरे ख्याल से माजी में जो हुआ है, लेकिन फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि NGOs का बड़ा काम डॉक्यूमेंटेशन होता है, तकरीबन हर NGO के अंदर ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड तो रखते हैं। तो ये बड़ी रिपोर्ट्स रख के इनका जो लोग अक्सर पूछते हैं कि आचार डालते हैं, क्या करते हैं, इसको पब्लिक क्यों नहीं करते हैं नॉर्मली?
नहीं, पब्लिक तो शबीर भाई मतलब ये तो है कि पब्लिक होनी चाहिए और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही हैं ये एट द एंड ऑफ द डे। और इसमें जो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक जो उसका नॉलेज फैक्टर है कि मसलन एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है कि कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना और उस लर्निंग को वाइडर ऑडियंस से शेयर करना चाहिए डेफिनेटली। और इसमें एकेडमिया का बहुत अच्छा रोल हो सकता है कि हाउ वी इंगेज एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या एज ए NGO कि हम उनके साथ इंगेज हों और उन प्रोडक्ट्स से कुछ निकालें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि हम ग्रेजुएट कर गए हैं या नहीं कर गए हैं, तो ग्रेजुएशन कहाँ से आएगी सर? ग्रेजुएशन इज़ कि यही चीज़ें हमें बताएंगी कि इससे आगे हमने बेहतरी। सेकंड इज़ अकाउंटेबिलिटी, जो आप कहते हैं कि यार मैंने क्या स्पेंड किया, कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम लोग गवर्नमेंट से पूछते रहते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी। आज तक हमने किसी NGO से नहीं पूछा, जो कि पूछना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो उस NGO के नाम पे नहीं आता है बल्कि उस पार्टिकुलर रीजन के नाम पे आता है। ये इल्ज़ाम भी सही है कि गिलगित बल्तिस्तान की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में जो भी NGO होता है वो अपने आप को गवर्नमेंट का कोई सबॉर्डिनेट इदारा ही तस्वुर करके बैठता है, बजाय इसके कि कोई प्रेशर ग्रुप बने, कोई बताए कि हकाइक ये हैं और आप इस तरह कर रहे हैं, तो गलती इधर है, आप इसको इस तरह ठीक कर सकते हैं। ये तो कुछ नहीं बताते हैं कि बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट। सही है ये इल्ज़ाम भी? इल्ज़ाम तो इस मामले में ये है कि एक तो डेटा की बड़ी कमी है GB के हवाले से, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स में हो या चाहे वो NGOs के उसमें हो। तो इसलिए सब ऑर्डिनेट वाला चक्कर तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी मतलब रिसेप्टिव है इस मामले में GB के हवाले से और इंगेज करती है, मतलब थ्रू डिफरेंट सेमिनार्स और यूनिवर्सिटी में, वो वाला चक्कर तो नहीं है। लेकिन काम ये ज़रूर है कि साइलोज़ में काम ज़रूर हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने डगर पर लगी हुई है, NGOs अपने डगर पर, तो इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये तो है कि साइलोज़ में हो रहा है, सब ऑर्डिनेशन वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया वसीम समद, CEO और रूपानी फाउंडेशन। नाज़रीन, NGOs और डेवलपमेंट सेक्टर में NGOs का किरदार प्लस डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले एक्सपर्ट्स के किरदार के हवाले से भी हमने बात की। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।